प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपसे अपने पिछले वीडियोज और लाइव सत्रों में ये कहा था कि मैं आपके समक्ष समय समय पर ऐसे वीडियो और लाइव सत्र के माध्यम से आता रहूँगा जो आपको न केवल सहायक आचार्य की परीक्षा में बल्कि स्कूल व्याख्याता की परीक्षा करने वाले अभ्यर्थियों को भी लाभ प्रदान कर सके। तो इसी क्रम में आज मैं आप लोगों के समक्ष पुरातात्विक इतिहास पर इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इतिहास की हम सिंपल यानी कि एकदम साधारण परिभाषा करें तो इतिहास एक ऐसी कहानी है मानवीय अतीत की जो साक्ष्य आधारित होती है। इतिहास मनुष्य का ही होता है। देखिए, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न किसी भी एक तथ्य को लेकर के बन जाता है। इतिहास केवल मनुष्य का होता है। यहाँ यदि हम ये सोचें या ये कहें कि हिमालय पर्वत का इतिहास है, घोड़े का इतिहास है, हाथी का इतिहास है, तो वो उस अर्थ में नहीं है, क्योंकि ना हाथी में, ना हिमालय पर्वत में, ना घोड़े में अपना इतिहास स्वयं लिखने की क्षमता नहीं होती है। अपना मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जीवित शरीरी है, जो अपना इतिहास स्वयं लिख सकता है। इसलिए इतिहास मनुष्य का ही होता है, मानवीय अतीत का ही होता है। बाकी सबके इतिहास हैं लेकिन वो मनुष्यकृत इतिहास हैं। तो इतिहास की हम बात करें तो समस्त मानवीय जो अतीत होता है वो सब इतिहास के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है। अतीत दो तरीके का होता है, कालयापित जो समय के साथ घटनाएं घटती हैं और बीत जाती हैं, और दूसरा होता है स्मृत अतीत जो कि हमारी मेमोरी में रहता है, जिसको मेमोराइज किया जाता है। उसको अलग अलग तरीक़ों से सहेज करके रखा जाता है, जिससे हम तत्कालीन जो मनुष्य समुदाय है उसके जीवन को पुनर्निर्मित करने का प्रयास करते हैं। तो सामान्य शब्दों में कहें तो मानवीय जो सभ्यता है उसको 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण प्राग इतिहास, दूसरा आद्य इतिहास और तीसरा इतिहास, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। जहाँ तक आप लोग जानते होंगे कि प्राग इतिहास के अंतर्गत मानवीय अतीत का वह कालखंड आता है जिसमें उसने लेखन की कला को ईजाद नहीं किया था, और उसके जीवन का निर्माण हम उसके द्वारा काम में लिए गए औजारों के माध्यम से करते हैं, जो कि सामान्यतः पत्थर से बने हुए होते थे। आद्य इतिहास के अंतर्गत ऐसा कालखंड आता है जिसमें मनुष्य लेखन कला से तो परिचित था, लिपि के सांकेतिक जो अक्षर हैं या वर्ण हैं उसने उनको उकेर के छोड़ा है, लेकिन हम उनको आज तक उद्वाचित या पढ़ नहीं सके हैं निर्विवाद रूप से। इसलिए जिसमें लेखन के साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, परंतु जिसको अभी तक निर्विवाद रूप से पढ़ा नहीं जा सका है, ऐसा कालखंड आद्य इतिहास के अंतर्गत आता है। उदाहरण के तौर पर हम सिंधु सभ्यता को ले सकते हैं, क्योंकि सैंदव लिपि को आज तक निर्विवाद रूप से पढ़ा नहीं जा सका है। और इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास उस कालखंड के लिए प्रयोग में लिया जाता है जब मनुष्य लिखना जानता था, और उसकी लिखी हुई जो लिपि है उसको हम आज पढ़ना भी जानते हैं, और तत्कालीन मनुष्य के जो जीवन यापन था या जीवन था उसको पुनर्निर्मित करने में सक्षम या सफल हुए हैं। एक स्कॉटिश मूल के, यानी उनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था, एक कैनेडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था डैनियल विल्सन। उन्होंने सबसे पहले 1851 ईस्वी में प्री हिस्ट्री नामक शब्द को ईजाद किया था। यानी कि प्राग ऐतिहासिक शब्द को सबसे पहले किसने गढ़ा था? डैनियल विल्सन नामक पुरातत्वविद ने, जिनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना जो अकादमिक कैरियर है वो कनाडा में रह करके पूरा किया था। वो नृतत्व शास्त्री भी थे, यानी एथनोलॉजिस्ट भी थे और पुरातत्वविद भी थे।
तो 1851 में उन्होंने सबसे पहले प्राग इतिहास यानी कि प्री हिस्ट्री नामक शब्द को गढ़ा था। तो ये आप लोगों की जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले प्री हिस्ट्री शब्द को किसने प्रयोग में लिया था। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पुरातत्व में जो रुचि है वो 19वीं सदी के मध्य से यूरोप में सबसे पहले शुरू हुई थी और 1836 ईस्वी में डेनमार्क के एक पुरातत्वविद थे जिनका नाम था क्रिश्चियन जे थॉमसन। उन्होंने मानवीय अतीत को कालक्रम और प्रौद्योगिकी के आधार पर 3 भागों में बांटा था। और वो 3 भाग कौन कौन से थे, किस किस के आधार पर बांटा था? पाषाण उपकरणों के आधार पर, कॉपर टूल्स के आधार पर और आयरन टूल्स के आधार पर। यानी कि जब मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था, जब मनुष्य तांबे से बने औजारों का उपयोग करता था, या फिर मनुष्य लोहे से निर्मित औजारों का प्रयोग करता था, तो उनकी इस प्रणाली को त्रिकाल पद्धति कहा गया। त्रिकाल पद्धति यानी कि 3 एज सिस्टम। तो 3 एज सिस्टम सबसे पहले पुरातत्व के क्षेत्र में थॉमसन की ही रिसर्च पब्लिश हुई थी, जिन्होंने त्रिकाल पद्धति सजेस्ट की थी। और उसने मनुष्य के जो शुरुआती प्रारंभिक सभ्यता के चरण थे उसको पत्थर, तांबा और लोहा, इन 3 से निर्मित औजारों के आधार पर 3 भागों में बांटा था। और फिर 1851 में मैंने अभी आपको जैसा बताया, डैनियल विल्सन नामक विद्वान ने, पुरातत्वविद ने प्राग ऐतिहासिक शब्द गढ़ दिया। तो प्राग इतिहास या प्राग ऐतिहासिक काल की हम बात करते हैं तो ये मानवीय जो अतीत है जिसके हम जानकार हैं, उसका सबसे लंबा कालखंड जो इतिहास के अंतर्गत रखा जा सकता है वो प्राग ऐतिहासिक काल को ही रखा जा सकता है। आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर और 10,000 वर्ष पूर्व तक का जो समय है वो सब का सब प्राग इतिहास यानी कि प्री हिस्ट्री के अंतर्गत परिगणित किया जाता है। मेरा उद्देश्य आपको यहाँ ये बताना है कि बेसिक जो कंसेप्ट है पहले वो आपकी समझ में आ जाए, फिर कौन सा स्थल कहाँ से कब प्रकाश में आया, या किस का विशेषता या किन सांस्कृतिक विशेषताओं वाला स्थल कहाँ पर है, ये सब मैं आपके सामने आगामी जो वीडियोज हैं उन सब में डिस्कस करता ही रहूँगा और मैं आपको अच्छे से तरीके से इसको तैयार कराने का प्रयास करूँगा। फिर 1865 ईस्वी में इंग्लैंड के एक पुरातत्वविद थे जॉन लूबॉक। इन जॉन लूबॉक साहब ने सबसे पहले पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल जैसे शब्दों को प्रयोग में लिया, यानी इनको ईजाद किया मनुष्य के कार्यकलापों के आधार पर, उसके द्वारा प्रयोग में लिए गए उपकरणों के आधार पर। तो कब की बात है ये? 1865 ईस्वी की बात है। पुरातत्वविद थे जॉन लूबॉक और उन जॉन लूबॉक साहब ने पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड, इन शब्दों का उसने सबसे पहले प्रयोग किया। मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ प्रसंगवश कि जो मध्य पाषाण काल था, मीसोलिथिक जो पीरियड था मध्य पाषाण काल, वो वास्तव में एक संक्रमण काल था पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल के बीच में। मनुष्य आखेटक और खाद्य संग्राहक की भूमिका से पशुपालन और खेती की क्रिया को या इस कला को वो सीखने की अवस्था में था, सीख रहा था, और जब वो सीख गया तो नवपाषाण काल में वो प्रविष्ट हो गया। यदि हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो एक पुरातत्वविद हुए ACL कार्लाइल। इन कार्लाइल साहब ने 1867-68 ईस्वी में सबसे पहले मध्य पाषाण कालीन मनुष्य के जो
अवशेष हैं या स्थल हैं उनका पता लगाया था। कहाँ पर? आधुनिक उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में कैमूर पर्वत श्रृंखला की गुफाओं में। उन्होंने वहाँ से बड़ी संख्या में माइक्रोलिथ प्राप्त किए थे। माइक्रोलिथ का मतलब पत्थर के छोटे उपकरण। मैं आपको अपने अगले वीडियो में इन टूल्स के बारे में बता दूंगा कि पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल, इन तीनों ही कालखंडों में उपकरणों की क्या भूमिका है, कैसे हम उपकरणों के आधार पर इन कालों का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचान करते हैं। फिर इसके बाद एक और इतिहास में परंपरा है जिसको मृदभाण परंपरा कहा जाता है, जिसमें शामिल हैं गैरिक मृदभाण परंपरा, उत्तरी काली चमकीली मृदभाण परंपरा, नॉर्दर्न ब्लैक एंड रेड ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW जिसको बोला जाता है, गैर मृदभाण परंपरा, और काली व लाल मृदभाण परंपरा। तो इन सब से भी हमें मनुष्य के अतीत के विषय में, उसके जीवन के पुनर्निर्माण के विषय में जानकारी मिलती है। लेकिन अभी केवल मैंने जो आपको बताया, पुरातत्व संबंधी 2-3 चीज़ों को याद रखें। पुरातत्व की दृष्टि से जो मानव सभ्यता है वो 3 चरणों में है। प्राक इतिहास या प्राग इतिहास, उसके बाद आद्य इतिहास, फिर इतिहास। प्राग इतिहास शब्द को सबसे पहले डेनियल विल्सन नामक विद्वान ने या पुरातत्वविद ने गढ़ा था 1851 ईस्वी में। जॉन लूबॉक ने 1865 ईस्वी में, जो ब्रिटेन के थे जॉन लूबॉक, उन्होंने 1865 ईस्वी में औजारों के प्रकारों में बदलाव और विकास के आधार पर नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। और भारत में 1867-68 ईस्वी में मध्यपाषाण कालीन स्थल सबसे पहले ACL कार्लाइल साहब के द्वारा खोजे गए थे। तो बस इस वीडियो में मैं आपको केवल इतनी ही जानकारी दूंगा, और आगे पुरातत्व के संबंध में जो जानकारियां हैं जिनका मैंने संक्षेप में आपसे चर्चा करी, उस सब को मैं आपसे क्रम से आने वाले वीडियोज में डिस्कस करता रहूँगा। और इतनी कम समय में और छोटी जानकारी आपको याद करने में भी सुगराही होगी, ऐसी मेरी सोच है। बाकी आपके कमेंट्स जैसे मुझे मिलेंगे वैसे वैसे मैं अपनी जो जानकारी है उसको आप तक पहुंचाने में किन तरीकों का उपयोग करना चाहिए और किस तरीके से अपनी अभिव्यक्ति आप तक सुगम रूप में पहुंचा सकूं, उसके लिए प्रयास करूंगा। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। अभी के लिए धन्यवाद।